एक सैनिक के मन में भी बहुत सारी उथल-पुथल, उसके जीवन में भी बहुत सारी घटनाएँ हो रही होती हैं और मेरा ख़्याल है कि उसी के जीवन में सबसे ज़्यादा घटनाएँ हो रही होती हैं। जनमानस तो एक साधारण जीवन जी रहा होता है, मगर हम अपना घर छोड़कर जाते हैं, माँ की याद आती है, पिता की याद आती है। कौन समझेगा बताएँ किसको, कौन समझेगा बताएं किसको, कौन सुनता है सुनाएं किसको। नमस्कार, आपका स्वागत है इंडस टुडे पर। और आज हम मौजूद हैं चित्रकूट में, जहां पर भगवान राम ने अपने वनवास की काफी समय की अवधि जो है यहीं पर खत्म की थी। और मैं आपको बता दूं, आज हिंदी दिवस पर यहाँ पर कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ है और हमारे साथ दो हमारे गेस्ट आए हुए हैं, योगेश जी और काजल जी, जो कि कविताएं काफी अच्छी कहते हैं और अपनी कविताएं के माध्यम से लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। तो आइए सर से जानते हैं। और मैं आपको बता दूं, सर से पूछने से पहले कि सर रिटायर्ड नेवी ऑफिसर भी है, तो सर से मैं जानना चाहूंगा, सर नेवी से फिर इस कवि वाले क्षेत्र में कैसे आना हुआ? आ, लोगों को ये इनका लोगों का अनुमान रहता है कि जो नौसेना में, थल सेना में या वायुसेना में जो लोग रहते हैं, उनके अंदर केवल लड़ाई की भावना ही प्रबल रहती है, काव्य शैली या कलम की तीव्रता उतनी नहीं रहती। तो मैं उनके लिए बता देना चाहता हूँ कि न केवल मेरा बल्कि हमारे जैसे और कई भी जो हमारे साथी थे, उनका रुझान केवल शस्त्रों में ही नहीं था, उसके अलावा भी कलम, खेल, बाकी दुनिया की बहुत सारी चीज़ों में था। तो मेरा व्यक्तिगत ये था कि मैं एक हाथ में मेरे राइफ़ल रहती थी और दूसरे हाथ में कलम और एक छोटी-सी डायरी रहती थी, उसमें मैं लिखा करता था। कारण ये था कि एक सैनिक के मन में भी बहुत सारी उथल-पुथल, उसके जीवन में भी बहुत सारी घटनाएँ हो रही होती हैं और मेरा ख़्याल है कि उसी के जीवन में सबसे ज़्यादा घटनाएँ हो रही होती हैं। जनमानस तो एक साधारण जीवन जी रहा होता है, मगर हम अपना घर छोड़कर जाते हैं, माँ की याद आती है, पिता की याद आती है, समाज की याद आती है। छोटी-छोटी चीज़ों का महत्व बढ़ जाता है। जो महत्व जिन चीज़ों को हम यहाँ घर पे अमूमन महत्व नहीं देते, उन चीज़ों का महत्व बढ़ जाता है। पानी का महत्व बढ़ जाता है, स्पेस का महत्व बढ़ जाता है। तो कलम किसी की चले या ना चले, मेरी चली, मगर भाव सबके अंदर होते हैं। तो ये एक अवधारणा जो है कि सैनिक जो है, कई बार जो हमारे समाज सेवी हैं, वो ठप्पा लगा देते हैं कि सैनिक निर्दयी होता है या इस तरीके की चीज़ें, मगर वो निर्दयी नहीं होता, बहुत भावुक होता है और समाज को चाहिए कि उसकी भावनाओं को कहीं न कहीं आकलन करने का उसको अवसर दे, उसको भी अवसर दे और खुद को भी थोड़ा अवसर दे। तो कहीं न कहीं हो सकता है मैं शायद इसलिए भी लिखता हूँ कि उन सारे लोगों की बातें जो हैं समाज तक पहुँच सकें। जी। और आज परफॉर्मेंस के दौरान भी मैं देखा, और इसके लिए मैं आपकी सराहना भी करना चाहता हूँ कि काजल जी जब वहाँ पे परफॉर्मेंस दे रही थी, तो आप आगे की पंक्ति में खड़े होकर उनका उत्साहवर्धन कर रहे थे। तो सर ये भाव, मतलब क्योंकि जनरली हमने देखा है कि लोग कहते हैं कि स्त्रियाँ जो पत्नी हैं, उनको लेके काफ़ी दबाया जाता है घर में, हमारे समाज में। तो सर ये चीज़ें कैसे आप दिखा, और जो कि काफ़ी बेस्ट था? अ, मेरा ख़्याल थोड़ा जो सामाजिक अवधारणा रही है उससे इतर रहा है, समाज को लेकर भी। हम जो मध्यम वर्गीय जो परिवार होता है, उसमें मुझे लगता है ये फ़ेसेस का परिवार होता है। एक दौर होता है जब एक बच्ची छोटी होती है, उसको बहुत लाड-दुलार मिलता है घर में। फिर जब वो बड़ी होती है तो उसे स्नेह मिलता है पिता का। जब वो ससुराल जाती है तो उसपे ज़िम्मेदारियाँ आती हैं, स्नेह थोड़ा-सा हो सकता है थोड़ा साइड एंगल ले लेता है और वो फ़ोकस में जो है वो ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं। तो उस समय हम ये कहने लगते हैं कि यार हो सकता है स्त्रियों को और ये मैं जनरलाइज़ जो बातें हैं उसको मैं काटने का प्रयास कर रहा हूँ। किसी भी चीज़ को जनरल कर देना कि स्त्रियों को दबाया जाता है, मुझे सही नहीं लगता। हमारे परिवारों में जब स्त्रियाँ आती हैं शादी होके, तो उनका एक फ़ेज़ शुरू होता है, वहाँ पे उन पे ज़िम्मेदारियाँ आती हैं। पति थोड़ा शायद स्ट्रिक्ट दिखता हो क्योंकि वो बाहर की ज़िम्मेदारियाँ निभा रहा होता है अमूमन, बाहर की ज़िम्मेदारियाँ निभा रहा होता है पत्नी घर की, तो चूँकि वो आर्थिक रूप से सक्षम होता है, तो ऐसा लग रहा होता है कि शायद वो दबा रहा हो, मगर ऐसा होता नहीं है। एक सामंजस्य हमेशा बना रहता है। घर की चीज़ों का पूरा जो दारोमदार है वो पत्नी के ऊपर, बाहर की चीज़ों का पूरा दारोमदार पति के ऊपर। शादियों में अपनी जो ननंद है उससे क्या व्यवहार देना है, क्या करना है वो उसके ऊपर, बाकी बाहर का उसके ऊपर। तो वो एक लोगों ने जनरलाइज़ कर दिया है, तो मैं उससे भी इत्तेफ़ाक नहीं रखता हूँ। फिर जब उसके लड़के बच्चे बड़े होते हैं, तो वो पावरफुल हो जाती है
और आपने देखा होगा, अपने घरों में भी देखा होगा कि फिर जो पति जो है वो थोड़ा सा साइड हो जाता है, वो ज्यादा उसका विरोध भी नहीं करता। हमारे केस में ऐसा रहा है कि काजल ने आते ही मुझे जो सपोर्ट सिस्टम दिया एक पत्नी के रूप में, तो ये भी एक पूरा समाज लेन देन का है। जी जी तो मैं भी आ, उसने जो मुझे दिया, शायद मैं उसकी कृतज्ञतावश भी इतना आगे कर पाता हूँ, और एक मेरी जो व्यक्तिगत सोच है उसका भी परिणाम है। जी, एक पति के रूप में ये चीजें होनी ही चाहिए एक हस्बैंड में। और मेरा अगला क्वेश्चन काजल जी से है। पहली बात तो बहुत बहुत बधाई कि आपका पहला प्रदर्शन रहा और काफी अच्छा गया। और आप भाग्यशाली और सौभाग्यशाली हैं कि आपके पति आपको पहली पंक्ति में खड़े होकर आपकी सराहना कर रहे थे। तो ये बताइए कि कैसा अनुभव रहा आपका पहला ये मंच करके? ये बहुत अच्छा अनुभव था। मैंने अपने डर पे जीत प्राप्त की है और इतना ही कहूँगी कि सब कुछ इन्हीं की वजह से है। वो कहते हैं ना कि डर से जितना डरा जाएगा वो डर उतना ही डराएगा। हाँ, हाँ, बिल्कुल कह सकते जी, हैं। तो आप बताइए कि आपके पति का आपके जीवन में यहाँ तक आने का और जब से आपसे जुड़े हुए हैं, क्या योगदान रहा है? और क्या-क्या चीज़ें आप इनके लिए बदली हैं? क्योंकि क्योंकि जनरली सी बात है कि ऐसा कहते हैं कि रिश्ते चलाने के लिए इंसान को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है या तो खुद को बदलना पड़ता है। और अक्सर समाज में हम लोग सबसे सुनते भी हैं कि शादी हो जाने के बाद इंसान बदल जाता है। तो ये आप बताइए आप? देखिए, इसका पूरा बखान करना तो मुश्किल है जी। कि मैं बदली या उन्होंने मुझे बदला। हाँ, लेकिन ये है कि सामने वाला कितना कर रहा है, सामने वाले को देख के कि हाँ, वो अपने काम में कितना तत्पर है, कितना वो कर पा रहा है, उसको देख के करने की इच्छा होती है, बस इतना ही कहूँगी। जी। और ये क्वेश्चन तो मुझे सर से पूछना चाहिए, लेकिन मैं आपसे पूछूंगा क्योंकि आपसे पूछने में ज्यादा मजा आएगा। सर की मैं बचपन मतलब बचपन नहीं कहेंगे, एक 18-19 साल जब उम्र थी तब की मैं फोटो देख रहा था। सर तो सलमान खान की तरह दिखते हैं। तो आपको भी कभी सर के ऊपर संदेह, शक क्या, वो पूरी खुली किताब है, मुझे सब कुछ जी पता है जी उनके बारे में, तो शक करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। जी और अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि उनके बालों की वजह से, बाल ना होने की वजह से मैंने, क्योंकि अगला प्रश्न हो सकता है आपका यही हो जी जी कि सर पे भापने की कोशिश कर रही हैं आप। कि सर पे बाल नहीं है फिर भी आपने शादी कर ली उनसे, तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बिना बालों के भी बहुत स्मार्ट दिखते हैं, इवन कि वो मुझे बाल से ज्यादा बिना बालों के अच्छे लगते हैं। जी जी जी, वो तो अपनी अपनी पसंद है। और हमारे समाज में सूरत की पूजा नहीं होती है, इंसान के कर्म की पूजा होती है। जो इंसान कर्म से महान होता है और सूरत शकल से नहीं होता है। और ये बताइए कि जैसे कि और भी समाज में चलता है कि स्त्रियों को दबाया जाता है। सर से तो मैं हालांकि पूछा, सर ने अपनी भावनाएं रख दी, कैसा लगा? आप अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बताइए, क्योंकि स्त्री स्त्री के भाव को अच्छे तरीके से एलिब्रेट कर सकती है, बता सकती है। उस चीज को बताइए कि क्या क्या समाज में मतलब कैसा लगता है, ऐसा लगता है कि स्त्री को दबाया जा रहा है? देखिए, कई जगह पे दबाया भी जा रहा है। मैं ये नहीं सीधा-सीधा नहीं बोलूँगी कि लड़कियों को अंक मिल गए हैं और उनको खुला आसमान दे दिया गया है। कई जगह पे दिया भी गया है तो उसका गलत इस्तेमाल हुआ है। ये भी मैं कहूँगी कि इसमें सिर्फ़ लड़कियों की ही, जैसे अभी कुछ केसेस हुए हैं हाँ। है ना? तो ऐसा नहीं है, बस यही कहूँगी कि अगर खुला आसमान मिला है, अगर आप उस दबाव से बाहर निकल रहे हैं, तो कुछ अच्छा करिए, जो बाकी लोगों के लिए एक संदेश दे। और मैं जानना चाहूंगा कि आपकी लव मैरिज हुई थी कि अरेंज मैरिज? अरेंज मैरेज। अच्छा जी। तो क्योंकि लव मैरिज होती तो क्वेश्चन मेरे कुछ और भी होते। और मेरा अगला क्वेश्चन सर से है। तो सर ये बताइए आप कि देश के लिए काफी कुछ किए और आप कलम से भी काफी कुछ लिखते हैं। तो सर ये लिखने का जो भाव उत्पन्न हुआ आपके अंदर, कहीं वो पुराने समय की कोई कहानी या किस्सा तो नहीं जिससे आप इंस्पायर होकर लिखना चालू? क्योंकि हमारे समाज में ब्रेकअप होने के बाद एक नॉर्मल सा इंसान शायर बन जाता है। ये भी एक मुझे लगता है शायद मिसकंसेप्शन है, क्योंकि कोई भी जो लेखक है, हो सकता है उसकी शुरुआत कोई एक लावा हो जो फूटा हो और वहां से वो हुआ हो, मगर जब वो अपनी रवानी पे होता है तो फिर वो अपने से निकल के
फिर समाज तक जाता है, फिर समाज से निकल के ब्रह्मांड के पूरे जितने भी आयाम हैं सबको अपने कलम में कैद करने का प्रयास करता है। तो बेशक एक कोई दर्द होता है जिससे शायद कलम शुरू होती है, या एक कोई इतनी बड़ी खुशी होती होगी। अब मुझे नहीं लगता कि खुशी होती होगी, दर्द ही है जो वो उस कलम को धार देता है। तो हाँ, वो जो वक्त रहता है जब हम 17-18 साल के रहते हैं, तो कुछ एक बात होती है जिसे हम गहराई से लेते हैं और उसमें हम एक लेखनी शुरू कर देते हैं, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं होता। मुझे ये लगता है कि इससे ज्यादा जब ये सिचुएशन हमारे सामने आती है कि कोई हमें सुनने वाला नहीं है, या सुनकर भी कोई हमें समझ नहीं सकता, और इसके ऊपर मैंने काफी सारा लिखा भी है कि मैंने कानों में अगर कोई बात लटका दी तो लोग झटक देते हैं और मेरी बातें नीचे गिर जाती हैं। तो ये जो एक भाव है, ये मेरा शुरुआती एक था कि मैं कह रहा हूँ मगर लोग समझने का प्रयास नहीं कर रहे, या मुझे लग रहा है कि वो समझ नहीं पाएंगे, या शायद मैं एकाकी हो गया हूँ, या एकांत में रहना ज्यादा पसंद करता हूँ, या फौज ने वो उस तरीके का मुझे एनवायरनमेंट दिया, वातावरण दिया कि हम अकेले ड्यूटी कर रहे हैं। इन सारी चीजों का समावेश था जिसकी वजह से मैंने लिखना शुरू किया। एक कच्ची उम्र में एक कच्ची कलम से आदमी लिखना शुरू करता है। कुछ लोग होते हैं जो अप्रिशिएट करते हैं कि यार आप ऐसे मत लिखो, आप डायरी में लिखो। तो मेरे साथ भी वही हुआ। एक मैं नाम नहीं जानता आज उसका, मैं शिप में था, हम लोग एक काम में लगे हुए थे, और वो उसने मुझे कहा कुछ सुनाओ जो लिखा हो। मैंने सुनाया, बोले यार अच्छा लिखते हो, आप डायरी में लिखो। तो शुरुआत के दिनों में एक 192 की पेज की वो एक कॉपी आती थी, उस कॉपी में लिखना शुरू किया। फिर वहां से वो सिलसिला धीरे 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 आगे बढ़ता गया, और आज ये है कि अब हर रोज का लिखना है, हर रोज का। मैं फौज से रिटायर हो गया हूँ, भारतीय नौसेना में रहते हुए लिखता था तो समय के हिसाब से लिखता था, और वहां से जब मैंने रिटायरमेंट ले लिया तो उसके बाद मैंने ये इसी दिशा को चुना, और अब मेरे ऊपर है कि मैं कितना टाइम इसे देता हूँ, कितना समय मैं बैठता हूँ, और वो चल रहा है। जी, तो सर मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि जैसे कि दर्शकों को अगर कविता सुनानी रहे तो आसानी से सुना देता है इंसान, लेकिन कवि सम्मेलन में आके कवि के सामने, क्योंकि उनके हाथ से ताली बजवाना आसान नहीं है। देखिए मैं मानता हूँ क्योंकि दर्शकों से आप ताली बजवा लेंगे, लेकिन एक कवि जो है वो क्वालिटी वाली चीजों पे ही ताली बजाएगा। तो सर वो कितना चुनौतीपूर्ण रहता है? मुझे लगता है कि मैं समान भाव से ही करता हूँ। अगर मैं कोई एक वैसे पब्लिक के सामने हूँ तो भी मैं उन्हें बड़ा सीरियसली लेता हूँ। मुझे लगता है कि यार मैं किसी को अगर सुना रहा हूँ कुछ, तो वो सुनने योग्य होना चाहिए, मुझे अच्छा लगना चाहिए कहते वक्त, तो शायद वो लोग भी मेरे साथ जुड़ जाएंगे। और ईश्वर की दया से अभी तक ऐसा हुआ है कि मैं जितनी भी जगह मैं गया हूँ और मैंने कुछ कहा है, तो शायद मैं इतना फील करके या इतना अंदर से उससे फील करके मैं कहता हूँ तो लोग जुड़ते हैं। और आज कवि सम्मेलन के दौरान भी कवियों की यहाँ पे कवियों का जमावड़ा था, उन लोगों ने भी अप्रिशिएट किया, उन लोगों ने भी तालियां बजाई, और माहौल बन गया। तो मुझे लगता है कि शायद होता होगा लोगों के साथ वो अलग तरीके से डील करते हैं, पर मेरे साथ तो वैसा नहीं होता। और मैम ये बताइए कि आप भी आज आई थी स्टेज पे अचानक। मुझे तो नहीं लगता कि अचानक किसी में भाव आता कि खड़े होकर वो स्टेज पे आ जाए। ये आपने कब सोचा कि मुझे लिख के मुझे भी आना है? क्या आप सर से इंस्पायर हुई हैं या किसी और से देख के? देखिए मैं काफी पहले लड़कियों के ऊपर लिखती थी। जो जो भी मतलब मेरा लिखना हुआ है वो लड़कियों के ऊपर ही हुआ है, लेकिन इनसे मिलने के बाद कुछ चीजों में बदलाव हुआ है। जैसे मैं लिखने की ओर जब गई तो कभी काफी टाइम ये दूर भी रहे हैं मुझसे, क्योंकि इनकी पोस्टिंग हैदराबाद में थी और नई नई शादी हुई थी, तो कुछ समय मैंने तो मैम इसके बारे में कुछ लिखा था आपने? अगर लिखा हो तो जरूर सुनाइए। लिखा है पर अभी याद नहीं है, अभी मेरे पास कुछ है भी नहीं। हम लोग काफी टाइम तक नज्मों में ही कभी कभी बात किया करते थे, वहीं से बस शुरुआत हुई और कुछ नहीं। जी, मतलब पांडे जी का आपके जीवन में काफी ज्यादा। हाँ कह सकते हैं। जी, और होना भी चाहिए, क्योंकि आजकल के ज़माने में लोग रिश्ते को अहमियत नहीं देते हैं। रिश्ता तोड़ना बड़ा आसान है, डिवोर्स ले लेना, अलग हो जाना, लेकिन एक रिश्ते को उसी लेवल में मेंटेन करके उम्र समय सीमा तक ले जाना काफ़ी मुश्किल जी होता जी है। बिल्कुल। और आप लोगों को देख के तो मुझे यही लगता है कि उम्र की कोई सीमा नहीं होती है। और सर मैं आपसे 2 लाइनें सुनना चाहूँगा, क्योंकि मुझे सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि आप गज़ल काफ़ी बढ़िया लिखते हैं। चूंकि गजल की बात आई है तो आज ही जिस गजल का मैंने यहाँ पर मुजाहरा किया तो उसी गजल से 2 लाइनें हैं। और वैसे लोगों की फरमाइश के ऊपर ही रहता है। मैं
पढ़ता भी हूँ, पर जब लोग बोलते हैं तरन्नुम में सुनेंगे तो मैं तरन्नुम में भी सुनाता हूँ। तो आप जैसा चाहेंगे मैं तरन्नुम में भी सुना सकता हूँ या मैं गज़ल पढ़ के भी आपको सुना सर सकता हूँ। जैसे आपको अच्छा लगे और ऐसा लगे कि सामने वाला उस चीज से प्रभावित हो जाए। तो तरन्नुम में मैं आपको कुछ शेर रखता हूँ आपके सामने। ये आज ही की मेरी गज़ल है जो मैंने आज यहाँ पर जी जी सुनाई। जरूर। और ये तब मैंने लिखी थी जब मैं मुंबई शहर में रहा करता था। वहाँ भीड़-भाड़ थी, लोग थे, धूप धूप थी, धूल से सनी हुई हवाएँ थीं, लोगों की नज़रें थीं, मगर कोई नज़र अपने ऊपर पड़ती नहीं थी। कोई सुनने को तैयार नहीं था, कोई देखने को भी तैयार नहीं था। देख के भी हम तक वो नज़र ठहरती नहीं थी, हम कुछ नहीं थे वहाँ। तो तब मैं एक उसी शहर के किसी कोने में बैठा हुआ ये ऐसी गज़लें लिखा करता था। और ये गज़ल मैं सुनाता हूँ आपको कि कौन समझेगा बताएं किसको, कौन समझेगा बताएं किसको, कौन सुनता है सुनाएं किसको, इसी उलझन में, इसी उलझन में घर के दरवाजे नाम किसका लें बुलाएं किसको, नाम किसका लें बुलाएं किसको। बहुत बढ़िया सर। और जहाँ तक मुझे लग रहा है आपका स्वर सुन के कि आपको माँ सरस्वती का आशीर्वाद है, बहुत बहुत इतना अच्छा शुक्रिया। स्वर आपका है। और आप दोनों का वो रिश्ते में जो मजबूती देख के मुझे भी लगता है कि और लोगों को इससे सीखना चाहिए कि रिश्ता कैसे चलाया जाता है, क्योंकि आज लोग रिश्ते को अहमियत नहीं देते हैं। तो सर और कुछ कहना चाहेंगे आप यहाँ के एक्सपीरियंस के बारे में? चित्रकूट आपका घूमने का दौरा चला। हाँ, चित्रकूट आने के बाद डेफिनेटली सबकी उमंग रहती है कि हम जगह-जगह घूमेंगे। हम भी घूमे। कुछ हर जगह की कुछ सकारात्मक चीज़ें होती हैं, कुछ नकारात्मक चीज़ें होती हैं जो आपको लगता है कि इसमें सुधार होना चाहिए। मगर मैं सुधारों वाली बात नहीं करूँगा। बहुत अच्छा लगा और मैं शायद इससे और अलग तरीके से घूमना चाहूँ। मैं क्या है वो ब वन प्लेस टू अनदर ऐसे वाला नहीं घूमना चाहता हूँ। कहीं एक जगह पर ठहर के उस जगह को जानना, वो मुझे ज़्यादा मतलब पसंद। फील करना। यस, तो शायद मैं अगर गोदावरी जाऊँ तो वहाँ पूरा एक दिन गुज़ारना चाहूँ। तो अभी ऐसा हमने जंपिंग कर के घूमा है, मगर अगली बार जब कभी ईश्वर चाहेंगे तो मैं उस तरीके से घूमूँगा। उसके साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि लोग जो यहाँ पर सम्मेलन हुआ, बहुत बढ़िया उन लोगों ने संचालन किया। मगर जो मेरे साथ पहली पहली बार जो मैंने देखा कि इतना बढ़िया जो इंडस टुडे के द्वारा जो कवरेज हुआ और जिस तरीके से आप पूरी यंग फोर्स लगी हुई थी, कई बार मैं हतोत्साहित हो जाता हूँ जो यूथ को अपने आसपास देखता हूँ कि वो लोग निष्क्रिय हैं या बेरोजगार हैं या किसी भी वजह से वो सक्रिय नहीं हो पा रहे हैं। उसका कारण मैं नहीं जानता या मैं अभी उसके बारे में, क्योंकि उसके बारे में बात करेंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा। मगर जब जब यूथ जो है किसी काम में लगता है और टेक्नोलॉजी को का इस्तेमाल करके लोगों तक पहुंचने की एक उसकी चाहत रहती है और उस चाहत को पूरा करता है, तो उसकी जो ताकत है, उसके अंदर जो क्षमता है, उसका पूरा वो इस्तेमाल कर रहा होता है। और इससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं हो सकती देश के लिए कि एक युवा के पूरे शक्ति का प्रदर्शन हो रहा हो। तो ये बहुत बढ़िया आप लोगों की टीम, ये जो युवाओं की टीम है, बहुत एक नंबर की टीम है। आप लोग इसी तरीके से, और कवि सम्मेलनों का कवरेज बहुत कम, ऐसे जो ऐसे कवि सम्मेलन होते हैं जिसमें 40-50 कवि अपनी गोष्ठी कर रहे होते हैं, उसका कवरेज उतना अच्छा नहीं हो पाता और मैं हमेशा इस बात को कहता भी हूँ। मैं खुद उमरिया शहर में इस चीज़ की मैंने शुरुआत की, एक स्टूडियो क्रिएट किया जहाँ पर कवि लोग आए, वहाँ पर उनकी रिकॉर्डिंग करता हूँ। जबकि मैं उस बैकग्राउंड से हूँ भी नहीं, पर चूंकि मैं बाहर रहा हूँ तो थोड़ा एक्सपोजर मिलने की वजह से। तो ये जो आप लोग कर रहे हैं, रियली अमेजिंग। बहुत आप लोगों को बधाई, कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोग आगे ऐसे करते रहें। इतना इससे आप लोगों को एक्सपोजर मिले, लोगों का साथ मिले, आर्थिक सहायता मिले, आर्थिक रूप से आप लोग उन्नत हों, कि ये काम आप लोग सालों साल करते रहें। जी सर, हमारी और हमारी टीम की तरफ से आपको हम लोग आभार व्यक्त करते हैं। और सर ये लास्ट क्वेश्चन मेरा रह गया है कि सर सुना मैं कि पता चला, कोई बता ही रहा था रिसर्च के दौरान आपके बारे में कि आप 18 साल या 19 साल की उम्र में आप नौकरी पा गए थे। मैं 17 साल और कुछ महीने का था। एग्जैक्टली बोलूँ तो जब मैं 17 साल का था तब मैंने एग्ज़ाम निकाल लिया, 17 साल होने के 4-5 दिन पहले ही। और मैं जब 17 साल 3-4 महीने का था तो ज्वाइन कर लिया और ट्रेनिंग करके जब मैं वापस आया तो मेरी उम्र 18 तब हुई थी।
और बहुत चैलेंजिंग टाइम था। बहुत हम छोटे थे, बचपना था, मगर अचानक से हम लोग बड़े हो गए और उस पूरे दौरान 6 महीने और 1 साल के दौरान हम लोग अचानक बड़े हो गए, हम लोग रिस्पॉन्सिबल हो गए, हम अपने घर और देश के बारे में सोचने लगे। एक अद्भुत बात है। तो अगर कोई भी मुझे सुन रहा है तो मैं ये भी कहूँगा कि ज़रूर एक बार ज़रूर सोचें कि आप किसी भी सशस्त्र सेना में अगर आपको जाने की इच्छा है तो उसके लिए तैयारी करें, प्रयास करें। अद्भुत बात है, वो चीज़ यहाँ आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी जो वहाँ है। तो मैम काजल काजल जी को दिए। काजल जी, तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्योंकि आज के ज़माने में लोग कहते हैं कि मुझे खुद के पैरों पे खड़ा होना है। एग्ज़ैक्टली मैं भी मानता हूँ होना भी चाहिए। और आजकल वो लड़कियों में थोड़ा-सा वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई कि मुझे सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है, मुझे खुद के पैरों पे खड़ा होना, खुद की नौकरी करनी है। तो क्या आपके दिमाग में कभी ऐसा क्वेश्चन आया कि मुझे भी करना है ऐसा? बिल्कुल, मैं शादी के पहले मैंने 2 एग्ज़ाम क्रैक किए थे और किसी कारणवश फिर नहीं हो पाया मेरा, फिर मेरी शादी की बात चलने लगी और ऐसा नहीं है कि इन्होंने कभी मुझे मना किया कि तुम अपनी तैयारी कंटिन्यू मत रखो। इन्होंने मेरे से डिस्कशन किया तो एक ही चीज़ बोली कि अगर तुम जॉब करोगी तो हम साथ नहीं रह पाएँगे। तो मुझे साथ चाहिए था और मैंने जहाँ तक देखा है जो वर्किंग वुमन्स होती हैं उनकी जो लाइफ होती है, हस्बैंड, बच्चे, मतलब सब तितर-बितर रहता है। ना वो ढंग से हस्बैंड को टाइम दे पाती हैं, ना अपने बच्चों को टाइम दे पाती हैं और हमेशा फ्रस्ट्रेट रहती है। पैसा तो रहता है लेकिन घर पूरा व्यवस्थित रहता है। तो मैं ऐसा नहीं चाहती थी और भगवान की दया से ठीक है, चल रहा है। चलना भी मुझे चाहिए, कमाने की ज़रूरत नहीं है चलना और भी चाहिए। मैं घर में ही रह के कुछ-कुछ चीज़ें करते रहती हूँ। उसमें मैं संतुष्ट हूँ। जी, जी मैम, और होना भी चाहिए, क्योंकि इंसान का ध्येय वही है कि उसे प्रसन्न रहना है लाइफ एट द लास्ट टाइम। कुछ सही हो या गलत हो जीवन में, उसे खुश ही जी, रहना है। जी। और तो मेरा मानना है कि अगर सही भी हो रहा है या गलत भी हो रहा है, लास्ट में जब खुशी हो ना तो भाई खुश रहो, इंसान का जीवन बढ़िया है। क्योंकि लोग कहते भी हैं कि अगर आपकी हस्ती हस्ती जिंदा है तो मस्ती मस्ती जिंदा हस्ती जिंदा है, तो वही चीजें हैं। तो आप मैम सर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? और मैंने ये भी सुना कि आपकी 3 साल की बेटी भी है, जी। तो उसे छोड़ के यहाँ पर आए हैं लोग, आप लोग आई थी। हाँ, उसको दादी के पास छोड़ के आए हैं। वो भी मस्त है। थोड़ा तो छोटी थी तब परेशान किया उसने, अभी बिल्कुल समझदार होते जा रही है और अभी तक मैं कुछ चीज़ें नहीं कर पा रही थी लेकिन अब मैंने शुरू किया है उन चीज़ों को करना। उसको क्या बनाने के लिए देख रहे हैं आप, नेवी ऑफिसर की कवित्री? उसको जो बनना होगा वो खुद ही बनेगी। अभी हम वैसे पेरेंट्स में से नहीं हैं कि हम प्रेशराइज़ करें कि हमें इसको डॉक्टर बनते देखना है या इंजीनियर, हम अभी से उसके ऊपर ही छोड़ते हैं। जी, सबसे मेन चीज़ है एक अच्छा इंसान बनना, उसके बाद उसका जो भी है, एक अच्छी परवरिश देना हमारा काम है, वो हम देंगे उसको, एक अच्छे संस्कार देना, बाकी उसकी चॉइस है कि वो क्या बनती है। जी मैम, आपका जवाब काफ़ी अच्छा लगा और मैं सुनना भी यही चाह रहा था कि एक माँ के अंदर से यही चीज़ है कि जो उसका बच्चा करना चाहे, जी। वही करे। क्योंकि होता ये है ना कि आप उसे गलत फ़ील्ड में ले जाएँगे, वहाँ प्रेशराइज़ होगा, डिप्रेशन में जाएगा, वो अलग फ़ेज़ में चला जाएगा। लेकिन जब वो अपने मन से करेगा तो वो अपना 100% देगा। तो आप लोग देख रहे थे योगेश जी और काजल जी को, इनसे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। कुछ नहीं भी सीखने को मिला होगा तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा पॉइंट आउट करके कि रिश्ते को चलाना चाहिए, तोड़ना नहीं है। क्योंकि तोड़ देने से वो मजा नहीं आएगा लाइफ में जब आप रिश्ते को निरंतर आगे ले जाएंगे। क्योंकि सर लास्ट क्वेश्चन मुझे याद आया अभी कि सर उतार चढ़ाव तो जीवन में होता रहता है, तो सर रिश्ते को निभाने के लिए इस उतार चढ़ाव को कैसे मैनेज करते हैं? एक्चुअली जिस दिन मैनेज करने की ज़रूरत पड़ जाए ना, तो समझ लीजिए कि गड़बड़ होना शुरू हो गया। आपको मैनेज नहीं करना पड़ता है और समझदारी इसी में है कि आप लड़ाई झगड़ा करते हुए ही आगे बढ़ें। अगर आप दोनों के बीच लड़ाई नहीं हो रही है, आप लोग एक दूसरे की बातों को काट नहीं रहे हैं, आप सब में हाँ कर दे रहे हैं, तो समझ लीजिए आपका रिश्ता धीरे-धीरे मर रहा है, मुझे ऐसा लगता है। और मैंने कई परिवारों को देखा भी है, क्योंकि लोग अवॉइड करना शुरू करते हैं डिस्कशंस को। उसने कुछ कहा, हाँ ठीक है कर दो, उसका मन भी नहीं है पति का या पत्नी का, हाँ ठीक है कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो एंगेज ही नहीं होना चाहता है या चाहती है आपसे। मुझे लगता है लड़ाई करना, एक दूसरे से आर्गुमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एक ही फील्ड से या एक ही बैकग्राउंड से नहीं हैं, आपकी सोच में अंतर है। उस सोच का बार-बार टकराव में आना ज़रूरी भी है, लाज़मी भी है, होता भी है। ज़रूरी ज़रूर हाँ, इसके बाद ये ज़रूरत है कि आप कितना जल्दी उस लड़ाई को ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि आप लोग एक रिश्ते से जुड़े हुए हैं। तो ये हमारे बीच होता है और इसमें काजल की बहुत बड़ी भूमिका है कि वो एक
एक बहुत अच्छी साथी है जो समझती है कि मेरा क्या नेचर है और उसका क्या नेचर है, उस नेचर के अकॉर्डिंगली वो हमेशा बिहेव करती है। और जहाँ तक इनसे जो जॉब का सवाल था, तो उसको मैं पूरा कर दूं कि भले वो जॉब किसी कॉर्पोरेट में या इस तरीके से नहीं वो कर रही, मगर वो मुझे या मैं उसे अपना काम ना कह के हमारे काम को पूरे तरीके से चलाने की जिम्मेदारी उठा रही है। टेक्निकल सपोर्ट पूरा देती है, कैमरा हैंडल करना, फोटोग्राफी करना, वीडियोग्राफी करना, एडिटिंग करना, वो सारे कामों में लगी हुई है। तो वो उसका काम चालू है और वो एक नॉन अर्निंग वुमन नहीं है, वो अर्न कर रही है। सो ये है कि वो मेरी पत्नी है, तो हो सकता है मैं उसे थोड़ा कम में निपटा देता, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये बहुत ज़रूरी बात है कि आप एक दूसरे के की जो प्रायोरिटीज़ हैं उसको समझें और उसके अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ को, ना कि पैसे के अकॉर्डिंगली चलाएँ। मैं खुद एक रिटायर्ड नेवल बैकग्राउंड से हूँ और मुझे एक बहुत ही नॉमिनल अमाउंट में मैं अपना जीवन गुज़ारता हूँ, तो मैं ना कह के हम अपना जीवन गुज़ारते हैं। वो जब हम आ जाता है और आप हम में हर चीज़ करने लगते हैं ना, तो सब सही हो जाता है। तो उस हम को जीने का प्रयास कीजिए और लड़ाई-झगड़ा चलने दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बशर्ते कि आप उस लड़ाई को कितनी जल्दी खत्म करके वो हँसी वापस से दोबारा चेहरे पे आ जाए और वो समझें आपकी वो जो लड़ाई थी वो जीवन का हिस्सा है, ना कि किसी युद्ध की तरह नहीं है वो। वो एक रिश्ते की एक लड़ाई है जो ज़रूरी भी है।